हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का न्यू टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आज हम ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन को समझने वाले हैं और देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया था, बेसिक इंट्रोडक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके केसेस क्या होते हैं, सब कुछ कवर कर लिया है। तो आज हम उसी के आगे नेक्स्ट लेक्चर रिफ्रैक्शन का ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन को समझने वाले हैं और साथ के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का पहला टॉपिक आ रहा है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो चलो स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन होता है क्या। तो रिफ्रैक्शन क्या है ये तो हम लास्ट क्लास में पढ़ के आ रखे हैं। द फिनोमेना इन विच बाउंस चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज वन मीडियम टू अनदर। तो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, वो फिनोमेना जब लाइट अपने पाथ को चेंज करे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं। तो ये रही इसकी डेफिनेशन जो हमने लास्ट क्लास में कवर करी है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन आना चाहिए जिसको भी ग्लास स्लैब पढ़ना है। तो ये रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन थी और दो केसेस पढ़े थे, जब रेयर से डेंसर में जाता है और डेंसर से रेयर। तो आज हम पढ़ेंगे ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन को समझेंगे। तो चलो एक ग्लास स्लैब ड्रॉ कर लेते हैं। तो टॉपिक लिख लेते हैं पहले, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन को समझेंगे। तो ग्लास स्लैब ड्रॉ कर लेते हैं। ये ग्लास स्लैब है, इस टाइप से होता है ग्लास स्लैब, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास, उसका एक स्लैब बना हुआ है, काफी थिक होता है। आपने प्रैक्टिकल्स में देखा होगा या फिर लैब में, नहीं भी देखा तो आपने देखा होगा कई बार जो टेबल्स होते हैं, रिसेप्शन टेबल, उसके ऊपर भी एक ग्लास रखा जाता है। तो वो भी एक तरह से ग्लास स्लैब ही है, ठीक है। एक थिक सा ग्लास जो ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास स्लैब। अगर ग्लास स्लैब में मैं यहाँ से लाइट पास करूं तो हम क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे और रिफ्रैक्शन को समझेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं। तो ये क्या है, ग्लास स्लैब। इसमें दो मीडियम है। ये एयर वाला मीडियम जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है उसे रेयर बोलते हैं। याद होगा, रेयर डेंसर लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ये क्या है, जिनको नहीं पता वो जाके पढ़ो। डेंसर मीडियम और ये बाहर वाला रेयर मीडियम। रेयर मीडियम वो होता है जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम या हाई होती है, और डेंसर जहाँ पे लो और मिनिमम होती है, उसको बोलते हैं डेंसर। तो चलो यहाँ पे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। एक नॉर्मल है, क्या है, एक नॉर्मल रे, नॉर्मल। तो अगर कोई इंसिडेंट रे यहाँ से अगर आप एक रे को पास कर रहे हो ग्लास स्लैब के अंदर, तो क्या ऑब्जर्व करोगे। तो वन बाय वन देखो। लेट सपोज यहाँ से एक रे आ रही है, रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। पता है हमें क्या बोला जाता है इसे, इंसिडेंट रे। अगर लाइट रेयर से डेंसर में एंटर करे, याद होगा लाइट रेयर से डेंसर में एंटर करती है तो क्या होता है, बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। किसकी तरफ बैंड करता है, बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो जो ये रे आ रही है वो नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाएगी। किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाएगी। और वो नॉर्मल की तरफ बैंड करेगी तो कुछ ऐसी दिखेगी। चलो ये बैंड कर दिया, इतना बहुत है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक रे आ रही है रेयर से डेंसर में, बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये फर्स्ट केस था रिफ्लेक्शन का। यहाँ पे देखो, ये रहा, When light goes rare to denser, it bend towards the normal. किसकी तरफ बैंड कर जाती है, नॉर्मल की तरफ। तो पता होना चाहिए, लास्ट लेक्चर पढ़ा होना चाहिए। अगर नहीं पढ़ा तो ये वाला लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा। तो क्या होता है, रेयर से डेंसर में जाती है तो बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये हो जाएगा एंगल आई और एंगल आर, ठीक है, एंगल आई और एंगल आर। चलो ठीक है। अब इसके बाद लाइट जा रही है डेंसर से रेयर। डेंसर मीडियम में, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है और एयर में ज्यादा। अब डेंसर से रेयर में जा रही है तो अगेन हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो थोड़ा सा साइड कर लेते हैं इसको, ठीक। तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने रेयर से डेंसर। रेयर से डेंसर गई, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। डेंसर से रेयर जाएगी, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल से दूर जाती है, सॉरी, नॉर्मल से क्या जाती है, दूर। नॉर्मल से क्या जाता है, दूर। तो ये एंगल ये भी आई, देखो इसके लिए तो इंसिडेंट रहेगा, तो इसे हम लिख लेते हैं I1 R1, I1 R1। इसको लिख लेंगे
I2 इस एंगल को, इसको या तो R2 बोलो या E बोला जाता है, एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्या बोला जाता है? E, एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो इस फिगर को पहले मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, फिर समझते दोबारा और लिखेंगे क्या क्या ऑब्जर्व करा हमने, यहाँ क्या क्या हो रहा है। तो देखो ये डायग्राम, जब लाइट रेयर से डेंसर में एंटर करी तो बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये केस हम पढ़ के आ चुके हैं। देन डेंसर से रेयर में जाएगी तो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये I1, ये R1, ये I2 और इसको बोलते हैं E, एंगल ऑफ इमर्जेंट। अभी सब कुछ लिखेंगे यहाँ पे। तो याद रखना ये अकेला फिगर रेयर और डेंसर दोनों केसेस को एक्सप्लेन कर रहा है। लाइट जब रेयर से डेंसर में जाती है तो बैंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, तब डेंसर से रेयर में जाएगी तो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये होता है रिफ्रैक्शन को समझ लिया हमने किसके, ग्लास स्लैब के थ्रू। तो वन बाय वन अब लिखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा था, वही जो पॉइंट्स पीछे हम पढ़ के आए। तो इसको नाम दे देते हैं ए ओ, इस पॉइंट को दे देते हैं बी सी। तो पहला ऑब्जर्वेशन देख लो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट AO, जब एक रे ऑफ लाइट AO एंटर कर रहा है रेयर से डेंसर, एंटर, तो इसी टाइप से एक्सप्लेन करना है, खुद भी कर सकते हो। रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम, तो क्या होता है, इट बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो याद रखना जब एक लाइट AO एंटर कर रही है रेयर टू डेंसर, AO एंटर कर रही है रेयर टू डेंसर, इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरह बैंड कर जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ऐसा आप लिख सकते हो AO एंटर रेयर टू डेंसर, इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक्सप्लेन करना होता है कि क्या हो रहा है इसमें। पहले AO जब एंटर कर रही है रेयर से डेंसर में तो बैंड कर जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। सेकंड a ray of light OB enter denser to rare medium, डेंसर से OB, देखो OB जो है वो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो डेंसर से रेयर में जाता है तो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लिखना है व्हेन a ray of light कौन सा OB, कौन सा है OB, तो पहले इसको साइड कर लूंगा, यहाँ पे लिख लेते हैं OB enter denser to rare, OB एंटर कर रहा है denser to rare medium, to rare medium। तो क्या होता है डेंसर से रेयर पे जाने पे, डेंसर टू रेयर मीडियम, तो इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चलो ठीक है, इतना लिख लिया हमने एक्सप्लेनेशन। आगे देख लो, अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट वगैरह भी देखेंगे हम क्या क्या होता है। तो डेंसर से रेयर में जाता है तो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द, इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर? अब इस फिगर को चेक करा कैसे करा जाता है और कैसे कंफर्म होगा कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ऑब्जेक्टिव में हर साल, तो देखते हैं यहाँ पर। चाहिए इंसिडेंट रहती, यहाँ से आपको एक, इसको कंटिन्यू आगे ड्रॉ करना है, एकदम कंटिन्यू है लगभग, ठीक है। ये इंसिडेंट आ रही थी, यहाँ से थोड़ा सा बैंड हो रहा है, नहीं ये इंसिडेंट आ रही थी, ये इंसिडेंट थी, ये इमर्जेंट अभी लिखेंगे, और इसको इमर्जेंट रे भी बोल सकते हो या रिफ्लेक्टेड रे भी, इमर्जेंट रे भी बोल सकते हैं। ये दोनों अगर पैरेलल है तो आपका फिगर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी टाइप से चेक करा जाता है, ये दोनों अगर पैरेलल है एक दूसरे के, कौन सा, ये इमर्जेंट और जो इंसिडेंट वाली को आगे मिलाओगे, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये फिगर बिल्कुल करेक्ट मानी जाती है। और इन दोनों के जो डिफरेंस बोलो या डिस्टेंस को लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इस गैप को क्या बोला जाता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। एंगल आई के बारे में भी लिख लेते हैं, एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ
एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल आर, यहाँ पे जो आ रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट। इस रे को इमर्जेंट रे भी बोल सकता हूँ। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड पहले केस के लिए, दूसरे केस के लिए ये इंसिडेंट है, ये इमर्जेंट है। दोनों के गैप को क्या बोला जाता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, अगर ये डॉट डॉट लाइन इस कॉर्नर से आगे जाती, इस कॉर्नर से आगे जाती, मान लो ग्लास स्लैब इतना ही होता, तो फिगर को गलत बोला जाता है, वो रिफ्लेक्शन वहां पे प्रॉपर नहीं होगा, वो फिगर इनकरेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में जो ऑलरेडी डले हुए हुए इस चैनल पे, तो वाकई हम भी करेंगे तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें भी आएंगे। कैसे चेक करा जाता है? जो इंसिडेंट रे आ रही है इसको आगे डॉट डॉट करके ड्रॉ करना है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो फिगर करेक्ट है। साथ के साथ ये भी देखना है जो ये डॉट डॉट लाइन है वो इससे आगे, इस कॉर्नर से आगे नहीं जानी चाहिए, आगे गई तो भी फिगर इनकरेक्ट। तो 4 क्वेश्चन वही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, कौन सी फिगर करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट। इनिशियल बस दे रखा होगा, आप क्या करोगे? ऐसे स्केल्स रख के चेक कर लोगे, अगर लाइन इससे आगे जा रही है तो सारे फिगर इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे होता है क्या, तब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में जाएगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब अकेला रेयर और डेंसर दोनों वाले केस को एक्सप्लेन कर रहा है ये अकेला फिगर। और इसमें हमने ये भी अगेन सेम टॉपिक को कवर कर लिया कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, किसमें? रेयर से डेंसर में, तो होता है क्या? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये था रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो याद रखना, दोबारा बता रही, इंसिडेंट रे को आगे डॉट डॉट करके ड्रॉ करोगे, इस गैप को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, फिगर करेक्ट है। और दूसरा ये डॉट डॉट वाली लाइन जो इस लाइन से आगे नहीं जाना चाहिए, गई तो वो इनकरेक्ट फिगर। 4 ऑप्शन में से पूछा जाता है क्वेश्चन। आई इंसिडेंट, आर रिफ्रैक्शन, ई इमर्जेंट। कोई पूछे बताओ बीसी क्या है? इमर्जेंट रे। क्या है बीसी? इमर्जेंट रे। एंगल क्या है? इमर्जेंट एंगल। तो ये था रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, पहला टॉपिक आज का। क्या था? रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब सेकंड टॉपिक जो आ रहा है वो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो लॉ थे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ था इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड ऑल लाइन इन सेम प्लेन। एंड सेकंड साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसको स्नेल्स लॉ बोला जाता है, और वो कांस्टेंट n के बराबर होता है। n होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आज देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, क्योंकि एक न्यूमेरिकल आ जाता है 1 या 2 नंबर में बोर्ड में। तो इसको नोट करना, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगला टॉपिक है हमारा, तो हमने ग्लास स्लैब समझ लिया, किसके? रिफ्रैक्शन समझ लिया ग्लास स्लैब के थ्रू। तो अब देखने वाले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक है हमारा, तो यहां पे लिख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको n से रिप्रेजेंट करा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा सा टॉपिक है हमारा, ठीक है, ज्यादा छोटा भी नहीं, ठीक ठाक टॉपिक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या? डेफिनेशन देखते हैं। इट इज डिफाइंड the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या है? ये रेशियो होता है किसका? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कहने का मतलब क्या है, तो देखते हैं। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसको n से रिप्रेजेंट करा जाता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम to the speed of light
इन मीडियम, किसमें? मीडियम। तो ये बता क्या रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखो डेफिनेशन तो बोल रही है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट मीडियम। कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास जनरली जो मीडियम होगा यहाँ पे ग्लास, वाटर, ये दो मीडियम जनरली लिए जाते हैं और एयर भी ले लेते हैं कभी कभार। तो ये तीन मीडियम की बात है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और जो वैक्यूम, ग्लास, वाटर, ये सारी स्पीड मैंने लास्ट क्लास में करा चुके हैं हम रेयर और डेंसर वाले टॉपिक में। कोई नहीं, अभी भी लिख लेंगे, देख लेंगे। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया क्या रहा है वो तो अभी देखते हैं, अभी टॉपिक चल रहा है। तो n इक्वल टू होता है, देखो स्पीड ऑफ लाइट, वैक्यूम को c से लिखते हैं और किसी भी मीडियम को हम v लिखेंगे, तो जो भी मीडियम होगा। तो ये इसका फॉर्मूला है पहले तो, n इक्वल टू c अपॉन v, n इक्वल टू c अपॉन v। यूनिट की बात करें, अभी हम समझते क्या है, एग्जांपल लेंगे एक एक करके। यूनिट की बात करें तो ये यूनिट लेस है, यूनिट लेस। रीजन, रेशियो में कभी भी यूनिट नहीं होती, और दूसरा ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड, दोनों मीटर पर सेकंड ऊपर नीचे कैंसिल आउट करके यूनिट लेस, तो कोई यूनिट नहीं होती। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, रेशियो में यूनिट नहीं होती। अब ये बता क्या रहा है और क्या है ये देखो। तो एग्जांपल समझते पहले। याद होगा हमने लास्ट क्लास में स्पीड ऑफ लाइट पढ़ी थी, दोबारा लिख लेते हैं जिनको नहीं पता। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या बोल दो एयर, लगभग सेम होती है दोनों में, 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि हम लास्ट क्लास में भी पढ़ के आए। और स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें? वाटर, होता है 2.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और ग्लास की बात करें तो ये तीन तो कम से कम याद भी होनी चाहिए, नहीं भी याद तो हम कैलकुलेट भी करेंगे, पर इन्हें याद कर लेना, लर्न कर लेना इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चंस में यही पूछा जाता है, डायरेक्ट भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर बता सकते हैं। इन ग्लास, ग्लास में होती है 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, तीन मीडियम की लिख दी। एयर वैक्यूम की लगभग सेम होती है, और वाटर में 2.25 एंड ग्लास में 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8। अब आते हैं वापस इस पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या? रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द मीडियम। अब वन बाय वन देखते हैं क्या है और क्या बता रहा है। पहले इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फॉर्मूला हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, डेफिनेशन तो ये है 10th में डेफिनेशन, पर इसका एक्चुअल मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या प्रॉपर्टी है, क्या एक्सप्लेन करता है? तो अब देखते हैं हम यहाँ पर। डेफिनेशन तो देखो 10th के अकॉर्डिंग यही है, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में होता है क्या है वो हम समझेंगे अब। तो n इक्वल टू होता है c अपॉन v। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ मीडियम। इट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के, कि अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और वेलोसिटी कम हुई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। इस टर्म को याद रखना, अभी यूज होगा। इसका मतलब क्या है? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, देखो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसका मतलब है उस मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है? स्लो। जिस मीडियम में रिफ्रैक्ट, सही से समझना, देखो जो डेफिनेशन है 10th में इतना चल जाएगा, इसी यही डेफिनेशन है, ये फॉर्मूला ही है, बट इस कॉन्सेप्ट का मतलब पता होना चाहिए, आगे यूज भी होगा। अगर जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या अब पता चल जाएगा। जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाती है? कम। मतलब मेरे पास दो मीडियम है, ले लेते हैं एक वाटर और एक गिलास, ठीक है, एक वाटर एक गिलास। तो अगर इन दोनों में से जिसमें से क्या बोलते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और दोनों में से किसका कम है? ग्लास में। इसका मतलब क्या है? देखो दोनों में से किसका कम है? दोनों में से वेलोसिटी किसकी कम है? ग्लास की। इट मींस ग्लास में जो, देखो दोनों में से वेलोसिटी किसका कम है? ग्लास की। इट मींस जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ज्यादा। इसका भी मतलब देखो क्या है, आप लाइट पास कर रहे हो ग्लास और वाटर से, आप लाइट पास कर रहे हो ग्लास एंड वाटर से। लाइट जब ग्लास में एंटर करेगी, वो क्या हो जाती है? स्लोली निकलेगी उससे पास। क्या होगी? स्लोली पास निकलेगी, उससे पास आउट होगी, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, तभी तो स्लो हुआ है। तो इट मींस हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जो भी मीडियम वहां पे है, ठीक है। तो याद रखना, दोबारा बता रहे हैं,
अब वाटर और ग्लास दोनों में से लाइट को पास कर रहे हो, वाटर एंड ग्लास दोनों में से लाइट को पास कर रहे हो, तो जो ग्लास में वेलोसिटी कम हो जाती है, इसका मतलब क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। जिसकी वेलोसिटी कम वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो अगर आप 10 भी आपके पास बहुत सारे मीडियम में सबसे लाइट पास कर रहे हो, अगर जिसमें वेलोसिटी लाइट की सबसे कम हो जाए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सबसे ज्यादा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सप्लेन क्या कर रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली बोला जाए तो मीडियम की वो प्रॉपर्टी है, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि किसी भी मीडियम में से लाइट कितनी तेज और कितना स्लो पास आउट होती है। जितना ज्यादा स्लो होगी उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लाइट जिस मीडियम से जितना जल्दी पास आउट हो जाएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही क्या हो जाएगा, कम। तो वन बाय वन देखते हैं पहले एग्जांपल के थ्रू। ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला है अभी, तो ये एग्जांपल के थ्रू अभी समझेंगे, तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो वन बाय वन एग्जांपल लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, पहले से नोट करो फिर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो पहला एग्जांपल लिख रहे हैं, अगर मैं निकाल रहा हूं यहां से फाइंड आउट कर रहा हूं किसका फर्स्ट वाटर के लिए, चलो ठीक है, ग्लास एयर ग्लास लेते हैं पहले, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, ठीक है, ग्लास के लिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जी मतलब ग्लास है, यहाँ पे जी मींस ग्लास, तो फॉर्मूला होता है C अपॉन V। तो मैं बता दूं पहले दोबारा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय उस मीडियम का ही स्पीड लिखनी है, उस मीडियम की ही स्पीड लिखनी है। अगर मैं यहाँ ग्लास की बात कर रहा हूँ तो ये भी ग्लास होगा, ये वाटर होगा तो ये भी वाटर, ये एयर होगा तो ये एयर, ये डायमंड होगा तो ये भी डायमंड। सी हमारा कांस्टेंट सेम चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं ग्लास की बात करूँ तो C अपॉन V जी, जी मींस ग्लास है, यहाँ पे जी क्या है, यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लास को, किसको, ग्लास को। तो देखो एंड जी C कितना होता है 3 into 10 raised to the power 8, और ग्लास की वेलोसिटी क्या होती है जो अभी अभी हमने पीछे पढ़ी है 2 into 10 की पावर 8। देखो इसलिए याद भी होनी चाहिए और कैलकुलेट भी आगे करेंगे। 2 into 10 की पावर 8, 10 की पावर 8, तो देखो इससे ये कैंसिल 1.5, यूनिट क्या होगी, यूनिट लेस। तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है वो 1.5 आ रहा है, ठीक है। वाटर का देखते हैं, किसका, वाटर का फॉर्मूला होता है N is equal to C अपॉन V। वाटर है तो मैं W लिख देता हूँ यहाँ पर, कि क्या W। तो बताओ वाटर का कितना आया, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं वाटर का निकालूं तो C होगा 3 into 10 की पावर 8, और V वाटर का कितना होता है 2.25 into 10 की पावर 8, 2.25 into 10 की पावर 8। जिसको नहीं याद तो ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कम से कम ये 3 वैल्यू तो याद कर ही लेना सॉरी। तो 8 से 8 गया, ये बचा 300 अपॉन 225, पॉइंट गया पर 2 जीरो, ठीक है। तो NW तो 25 के टेबल पे जाएगा, ये 12, ये 9, तो 4 अपॉन 3, तो ये गया 1.33। तो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का। देखो ग्लास का 1.5 वाटर का 1.3। अब करते हैं एयर, जो हमने पीछे लिखे थे एग्जांपल एयर। तो फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू C अपॉन V। एयर मतलब A लिख लेता हूं मैं। अब ये थोड़ा ध्यान से देखना, N A इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब वेलोसिटी वही, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, सेम होती है वैक्यूम और एयर में, बिल्कुल क्या होती है, सेम, 3 into 10 की पावर 8। तो अगर इससे डिवाइड करें 3 into 10 की पावर 8 तो कितना आया, 1। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है तो यहाँ पे देखो क्या पता चल रहा है, अगर मैं तीनों की बात करूं तो सबसे ज्यादा ग्लास का आ रहा है, उससे कम वाटर का है, और वाटर से कम क्या है, एयर का। ये N की N है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का वो ज्यादा है, इट मींस क्या है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होता है और वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, जो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं यहाँ पे, तो वेलोसिटी का जो ऑर्डर है वो उल्टा हो जाएगा, वाटर एंड एयर, ठीक है। ये समझने के लिए लिखा है हमने, ये वेलोसिटी है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे समझना, तो इजिकल टू नहीं ऐसे लिख लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, ग्लास का, उससे कम वाटर का, उससे कम एयर का।
इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी उस मीडियम की दोनों क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर द स्पीड ऑफ लाइट ऑन दैट मीडियम या दिस मीडियम जो भी है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, ग्लास का, फिर वाटर, फिर एयर। तो वेलोसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा, सबसे ज्यादा वेलोसिटी एयर, वाटर, ग्लास। और ऐसा होता भी है, देखो एयर की वेलोसिटी ज्यादा है, ये नहीं, उसके बाद वाटर एंड देन ग्लास, क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हो एयर की जाता है, फिर वाटर, उसके बाद सबसे कम ग्लास। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं। मतलब जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बता क्या रहा है एक्चुअली में, तो यहाँ पे ये पता चल जा रहा है, कंफर्म हो जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि जो वेलोसिटी किसी मीडियम के अंदर कितना फास्ट और कितना स्लो होती है, ये बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपके पास कोई भी मीडियम, आप उससे लाइट पास कर रहे हो, जहाँ पे लाइट क्या हो जाए, स्लो, बिल्कुल स्लो हो जाए, तो इट मींस उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है। और किसी मीडियम से लाइट पास कर रहे हो और वहां से फास्ट नहीं पास आउट हो रही है, इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम या मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो एक्सप्लेन करता है कि उस मटेरियल में से लाइट कितना स्लो और कितना पास आउट हो रही है। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हम ऐसे लिखते हैं, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको नोट कर लेना, ये कुछ एग्जांपल लिए, क्वेश्चन भी आएंगे भी। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका था, 1.5। अब सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो हमने एयर भी देख लिया 1 है, यहाँ पे फिर हमने क्या देखा था, वाटर 1.3, ग्लास 1.5। किस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, किस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करें तो किस मीडियम में सबसे ज्यादा होता है, तो वो होता है डायमंड में। किसमें, डायमंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का हाई है, इट मींस वहां पे वेलोसिटी स्लो हो जाएगी। तो समझना दोबारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एक्सप्लेन भी करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का हाई है, इट मींस उस मीडियम के अंदर वेलोसिटी बिल्कुल स्लो हो जाएगी। ये मेरे पास एक डायमंड है, चलो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। तो डायमंड, पहले इसको नोट कर लेना, ये जो एग्जांपल थे इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम किस पे, डायमंड वाले पे। नोट करके लिखते हैं डायमंड के लिए। डायमंड, तो डायमंड जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। कुछ बुकों में 2.41 लिखा है, कुछ बुकों में 2.42, ठीक है, वो अप्रोक्स है वैसे भी इतना। तो ये सबसे हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और अभी अभी हम पढ़ के आए n इक्वल टू c अपॉन v। n और v जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट मींस higher the value of refractive index, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा उस केस में, देन लोअर बोल लो, लोअर या मिनिमम बोल सकते हो, द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, speed of light in that medium। अब देखो इसका मतलब क्या है, वही जो पीछे लिखा था, हायर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट होगी उस मीडियम में। अब इसका भी प्रैक्टिकली मतलब क्या है, ये तो फॉर्मूले से बार बार समझ आ रहा है। चलो एक डायमंड मान लो, इस टाइप से डायमंड्स होते हैं, एक डायमंड। अब डायमंड में मान लो लाइट ऐसे करके बना लेता थोड़ा, ठीक है, एक डायमंड ले लेते इस टाइप से, एक डायमंड है। तो डायमंड में ऐसा क्या होता है कि वो शाइन करता है, उसके पीछे भी रीजन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक रीजन तो ये भी है और भी रीजन है। देखो डायमंड में जब लाइट एंटर करती है, ये क्या है, लाइट, हमें पता है डायमंड में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाई है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो लाइट है वो एकदम स्लोली निकलेगी। मतलब लाइट एंटर करा और इसमें से पास हो रही है, आराम से निकल रही है। और दूसरी तरफ एक ग्लास था इतना ही मोटा, ठीक है, सेम थिकनेस से मान लेते ग्लास, उसमें से जो लाइट एंटर करी तो वो जल्दी निकल गई। अब डायमंड में जो स्पीड ऑफ लाइट वो लोअर हो जाती है, सबसे कम। इट मींस क्या है, जो डायमंड में से जो लाइट है वो आराम से पास आउट हो रही है। इसका मतलब क्या, जो लाइट ऐसा लगेगा कि आपको ये लाइट डायमंड की है, कि डायमंड ही लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए डायमंड क्या करते हैं, शाइन करते हैं।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज्यादा है कि उसमें से स्पीड ऑफ लाइट बिल्कुल स्लो हो जाती है। इसकी वजह से डायमंड कैसा दिखता है, वो अपीयर होता है जैसे कि शाइन कर रहा है, और हमें लगता है डायमंड की खुद की लाइट है। और साथ के साथ डायमंड्स में जो एजेस होते हैं, जितने ज्यादा एजेस, वहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी हो जाता है, तो वो और ज्यादा शाइन करने लगेगा। तो जितने ज्यादा कट्स होते हैं, शार्पनेस कट्स, उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन भी होता है टकरा के एक दूसरे से, और रिफ्रैक्शन भी। तो दोनों एक साथ हो रहा है, जिसकी वजह से डायमंड क्या करता है, शाइन करता है। अगर यहाँ पे अंधेरा भी कर दिया जाए, कहीं से थोड़ी सी भी रे ऑफ लाइट आ रही है, तो डायमंड उससे भी क्या करेगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों कर जाएगा और वो शाइन करने लगेगा। डायमंड की ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से वो क्या करता है, शाइन करता है। क्योंकि लाइट जब उसमें एंटर करती है तो उससे पास आउट होने में बहुत टाइम लगा देती है, औरों के कंपेयर में वो ज्यादा टाइम लेती है। और साथ के साथ उसके जो एजेस होते हैं वहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी हो जाता है, जिसकी वजह से डायमंड क्या करता है, शाइन। तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट उतनी ही कम, और जिसकी वजह से वो डायमंड क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है। तो ये डायमंड वाला रीजन जो एग्जाम में पूछा जाता है, पता होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन देना है आपको। तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसके कुछ एग्जांपल्स। तो अब करते हैं हम इसके क्वेश्चंस। तो याद रखना, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, डायमंड। तो इसका क्या मतलब है, तो उस डायमंड के अंदर, वो जो मीडियम है डायमंड, उसके अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, मिनिमम, लोअर। यही लिखना होता है, आंसर पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो इसको नोट करना। हम आते हैं नेक्स्ट किस पे, इसके क्वेश्चंस पे। तो एग्जांपल थे, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़े बहुत करते हैं। यहाँ पे बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, बस आने चाहिए क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देखो क्वेश्चन में दे भी रखा होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इतना है, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब ये भी कैलकुलेट करा है, कोई नहीं, दोबारा करते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको लिखते हैं सी से, जो दे रखा है 3 × 10⁸ इसलिए मैंने बोला था तो कोई याद भी होना चाहिए, अगर वो गिवन ना भी दे तो हमें पता है क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट। ग्लास की बात करें, जी मतलब ग्लास, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो पूछा, बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ ग्लास का। ग्लास का ही पूछा ना, हाँ मीडियम ग्लास है, ग्लास का ही पूछेंगे। तो हमें पता है वी नो N = C/V, यही फॉर्मूला होता है। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमें Ng निकालना है, C कितना है ये अभी पीछे कैलकुलेट करा, वापस से करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं। ये दे रखा है 2 × 10⁸, 10⁸ से 8 कट गया, ये 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5, जो पीछे एग्जांपल में ही देखा है, ये रहा 1.5 सेम है। पीछे हमने एग्जांपल करके करा है, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करके पूछा जाता है, तो इसको नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है वाटर का 1.33। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, वाटर की स्पीड ऑफ लाइट। अब देखो ये मैंने बोला था ना, स्पीड ऑफ लाइट डायरेक्ट याद होनी चाहिए। तो आंसर कितना है, 2.25। तब भी कैलकुलेट तो करके दिखाना है। सी हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्टिव होता तो सीधा कर देते हैं, W कितना होता है 2.25 × 10⁸। सॉल्व ही नहीं करना पड़ता, इसलिए टाइम बचता है एग्जाम में। तो वी नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला N = C/V। तो N हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है, VW, वाटर की स्पीड, NW। तो बताओ C कितना है, C है 3 × 10⁸, और ये दे रखा है 1.33। ठीक है, इसको डिवाइड कर देना, तो 2.25 आएगा। डिवाइड करोगे 300 को 133 से डिवाइड करोगे, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो बोलो इसमें कुछ था नहीं, एक एक दो दो नंबर के आते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आता है किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो लाइट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, एक मीडियम है जिसमें वेलोसिटी दे रखी है m, लिख देता है m मतलब मीडियम। कितना दे रखा है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो बोला है C हमें बताइए, देखो 3 × 10⁸, ये तो याद होना चाहिए, ये गिवन नहीं देते कई बार। n उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, कितना होगा, कोई भी हो सकता है वो मीडियम। तो हमें पता है
n इज इक्वल टू c अपॉन v, n इज इक्वल टू c अपॉन v। w ये m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये मीडियम है, नाम नहीं मेंशन है इस बार, मीडियम को m लिख देते हैं। तो बताओ कितना हुआ, m है w नहीं, c होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 और ये कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर 8, तो कितना आया, ये कट गया, ये गया 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है 2, कितना आ रहा है 2 उस मीडियम का। तो क्या था इन क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, तो बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो 3 स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो वो जो डायमंड वाला क्वेश्चन है वो आता है एग्जाम में, एक्सप्लेनेशन से नोट करना, क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस क्वांटिटी है, बार बार बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है यहाँ पर, देखो इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, तो कोई आ गया डायमंड वाला क्वेश्चन, ये तो न्यूमेरिकल है वैसे भी। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। स्पीड ऑफ लाइट पूछ ली डायमंड की, चलो कोई नहीं, डायमंड को डी लिख लेते हैं 2.42। सी कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ यहाँ पर क्या वेलोसिटी डायमंड में कितना होगा, जो बताया था ना डायमंड के अंदर स्लो हो जाती है, कितनी हो जाएगी वो एग्जैक्ट निकाल रहे हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है, वी नो n इज इक्वल टू c अपॉन v। d किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमंड को, तो हमें कैलकुलेट करना है vd, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, तो c अपॉन d, तो करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ d इज इक्वल टू c कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8 और डायमंड कितना है 2.42, तो vd इज इक्वल टू 300 अपॉन 2 पॉइंट तो हट गया 42, पॉइंट हटाया पर 2 0 और ये 10 की पावर 8 चल रहा है। अब इसको करना है डिवाइड, क्या करना है डिवाइड, तो करते से डिवाइड डायरेक्ट कर लेते, क्या है वैसे करेंगे सीधा। 242 1 जा 242, 10 में से गया 8, 9 में से गया 5, इतना है 0.0, 2 पे जाएगा 1.2, तो इतना ही लिख लेते हैं 1.2 484, ठीक है। 10 में से गया 6, 7 में से गया 16, 17, 9, ठीक है, ये तो गया 96 है हाँ 2 पे। अब कितने पे जाएगा 0 2 3 4 4 4 4 4 242, 4 2 जा 8, 4 4 जा 61, 4 2 जा 8 9, 4 2 जा 8, चलो यहाँ तो 4 4 जा 16, 4 68 नहीं 3 पे जाएगा, तो 1.23 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, सबसे कम 1.23, कुछ बुकों में 1.24 वही राउंडिंग ऑफ करके लिखा है, तो 1.23 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे कम 1.23। तो याद रखना ये होता है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी वेलोसिटी। तो ये 4 न्यूमेरिकल थे। अगला क्वेश्चन देखो, इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है डायमंड वाला। तो अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन है, तो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है असर्शन दे रखा है, अच्छा ऑप्शन नहीं है, अच्छा तो कोई नहीं। लाइट बैंड्स व्हेन एंटर ग्लास फ्रॉम एयर, लाइट बैंड होती है जब वो ग्लास से एयर में जाती है। रीजन दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस इन डिफरेंट मीडिया, तो बताना आंसर करेक्ट है या नहीं। ऑप्शन नहीं दे रहे कि नीचे, चलो कोई नहीं वो हम खुद से भी कर लेंगे। तो बोला लाइट बैंड कर रही है कहां से, एयर टू सॉरी ग्लास फ्रॉम एयर, ग्लास से एयर में जा रहे हो, मतलब ग्लास डेंसर कहलाएगा यहाँ पे, क्योंकि ग्लास में कम होती है स्पीड ऑफ लाइट और ये खाएगा रेयर। तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है, तो लाइट जब डेंसर से रेयर में जाए तो मैं चलो ऐसे लिखता हूं, तो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट जाती है डेंसर से रेयर में, किससे डेंसर से रेयर, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये एंगल आई होता था, ये एंगल आर होता था, इंसिडेंट
इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो लाइट जब कहां से, डेंसर से रेयर में जाए, डेंसर से रेयर में, हम पढ़ के आए, आज भी पढ़ा है क्लास लैब में, तो क्या होता है, बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये बैंड कर रहे हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाथ क्या हो रहा है, चेंज, पाथ चेंज। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन होता है क्या, चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो अपने पाथ को चेंज कर लेते हैं। पाथ को चेंज करने का मतलब क्या है, पाथ को चेंज करने का ये मतलब है क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या हो रही है, इट मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस। तो हमें बोला लाइट्स बैंड व्हेन एंटर ग्लास फ्रॉम एयर, हाँ बैंड करेंगे ग्लास से एयर में जाएगा, ये तो करेक्ट है, असर्शन क्या है, करेक्ट। रीजन दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, हाँ ग्लास से अगर किसमें, ग्लास से एयर में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से पाथ भी चेंज हो रहा है, और इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। तो ऑप्शन दे नहीं रहेगा, चलो कोई नहीं, हम लिख लेते हैं बोथ असर्शन एंड रीजन। असर्शन को ए लिख रहे हैं, रीजन को आर करेक्ट। इसका जो भी ऑप्शन होगा ये होगा, ऐसे ये वाला ऑप्शन फर्स्ट ही होता है, ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, तो दोनों करेक्ट है। सेकंड देखो, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगेन असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो बोला है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इज 1, चेक करते हैं, ऐसे 1 होता है तब भी चेक करके दिखा रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C/V, इसमें मीडियम ही वैक्यूम बोल दिया, तो ठीक है, तो इसको V लिख लेते हैं। तो अब देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब मीडियम भी वैक्यूम है तो उसमें स्पीड सेम ही हुई, कट के 1 आ गया। यूनिट लेस क्वांटिटी होती है क्योंकि रेशियो है, हाँ पहला असर्शन करेक्ट। बोला है लाइट ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम, वैक्यूम में फास्टर होगी, देखो n इक्वल टू होता है C/V, और n और v जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बार बार करा रहे हैं, पीछे भी करा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो v ज्यादा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ तो v कम। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸, उससे फास्ट किसी में नहीं है। तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम। तो बोला लाइट ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम, हाँ फास्टर से ज्यादा होती नहीं है क्योंकि उसमें सबसे क्या, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम आता है। इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट फास्टर, और हमें पता भी है स्पीड ऑफ लाइट फास्टर में ही सबसे ज्यादा होती है, उससे ज्यादा होती भी नहीं। तो बोथ आर करेक्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। और साथ के साथ हाँ पूरा लिख दो, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का, ठीक है, वो भी लिख लेना, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन दे नहीं रखे इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन, मतलब रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। जो भी ऑप्शन होगा आपके ऑब्जेक्ट ऑप्शन में वो कर लेना, अभी ऑप्शन नहीं है तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, हटा ही देता हूँ इसे, ठीक है। असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और एक्सप्लेनेशन भी पूरा करेक्ट है, बिना ऑप्शन के नहीं लिख रहे ना, तो याद रखना। तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने क्या समझा, ग्लास लैब से रिफ्लेक्शन को दोबारा से एक्सप्लेन करा कि रिफ्लेक्शन होता है क्या है। ग्लास लैब में याद रखना है वो डॉट डॉट लाइन आप चेक कर लेना, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इमर्जेंट रे, ये थोड़ा फोकस करना है। और साथ के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ नहीं है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, कुछ वेलोसिटी ऑफ लाइट आनी चाहिए, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, और डायमंड का सबसे मैक्सिमम होता है, और जो वैक्यूम की बात करें उसका सबसे मिनिमम। डायमंड में वेलोसिटी सबसे मिनिमम, वैक्यूम में मैक्सिमम। तो ये था आज का टॉपिक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है हमारा स्फेरिकल लेंसेज, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, मतलब कॉनकेव कॉन्वेक्स है क्या, उसमें CF वगैरह क्या होता है, और उनकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, जैसे हमने मिरर में पढ़ा था बेसिक, पहले लेक्चर में बेसिक पढ़ेंगे। जो स्फेरिकल लेंस का सेकंड आएगा उसमें पढ़ेंगे क्या, रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन। तो इसको नोट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।